हेलो फ्रेंड्स, आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इस क्लास में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी स्टडी करते हैं तब हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ जाता है। और जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर्स के साथ डील करते हैं तब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। ये जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम जनरली यूज़ करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमें उन वेक्टर्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में स्टडी करने का एक आसान और इफ़ेक्टिव वे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल केसेस में एक स्पेस में एक पॉइंट है या कोई वेक्टर है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री मिलता है, जैसा कि पहले मैंने बताया था पहले के क्लासेस में, वहाँ पे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। और जहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री रहे वहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 प्लेन्स थे, x कांस्टेंट प्लेन, y कांस्टेंट प्लेन और z कांस्टेंट प्लेन। x कांस्टेंट प्लेन, y कांस्टेंट प्लेन और z कांस्टेंट प्लेन। इन 3 कांस्टेंट प्लेन्स का इंटरसेक्शन से जो पॉइंट हमें मिलता था, उसी से हम एक पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करते थे। उसी तरह से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या यूज़ करते थे, r कांस्टेंट प्लेन, फाई कांस्टेंट प्लेन और z कांस्टेंट प्लेन। ठीक है, ये z कांस्टेंट प्लेन और ये z कांस्टेंट प्लेन सेम होते थे, लेकिन ये डिफरेंट थे। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इन 3 कांस्टेंट प्लेन्स के इंटरसेक्शन से किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करते थे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ऑब्वियस है कि हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जरूर 3 प्लेन्स होंगे। ठीक है, जिनके इंटरसेक्शन से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करेंगे। तो वो कौन से प्लेन्स हैं, यहाँ पे हमें r कांस्टेंट सरफेस, थीटा कांस्टेंट सरफेस और फाई कांस्टेंट प्लेन मिलेंगे। यहाँ पे हम सरफेस कह रहे हैं क्योंकि ये सरफेस हैं, इन्हें प्लेन कहना ठीक नहीं होगा। ये जो r कांस्टेंट सरफेस है, ये एक स्फीयर है। ये एक्चुअली क्या है, एक स्फीयर। थीटा कांस्टेंट सरफेस जो है, ये है राइट सर्कुलर कोन। और ये फाई कांस्टेंट प्लेन जो है, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फाई कांस्टेंट प्लेन था, उसी तरह का ये सेम वो है। ये सेमी इनफाइनाइट प्लेन है, सेमी इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, तो आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे इन 3 कांस्टेंट प्लेन से हम किस तरह से एक पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं। फिर वहाँ पे उस पॉइंट पे जो वेक्टर काम कर रहा है उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन को, उसके कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन में होंगे, तो उन यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शंस को जानेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट को इस तरह से एक्सप्रेस करते थे, P x, y, z। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को कैसे दिखलाते थे हम, r, फाई, z। ठीक है, ये x, y, z क्या थे, ये जो पॉइंट्स थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एक्चुअली एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन कांस्टेंट प्लेन्स को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी किसी पॉइंट को हम r, फाई, z से एक्सप्रेस करते थे, ये भी वो कांस्टेंट प्लेन्स को ही एक्सप्रेस करते थे। उसी तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी किसी पॉइंट को हम r, थीटा और फाई से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये इन 3 कांस्टेंट प्लेन्स या 3 कांस्टेंट सरफेसेस को ही दिखलाते हैं। तो देखते हैं हम
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होता है। हमारा जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स, ये ओरिजिन। यहां स्पेस में एक पॉइंट है पी, ठीक है, जिसे हम आर थीटा फाई कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आर क्या है? ये आर है, इस पोजीशन वेक्टर को हम आर कह रहे हैं, ये आर और क्या एक्सप्रेस करता है? एक स्फीयर के रेडियस को एक्सप्रेस करता है। अगर इस आर रेडियस से एक स्फीयर हम बनाएं, ठीक है, तो उस स्फीयर का रेडियस ये आर है। तो यहाँ पे अगर हम अभी कोई प्लेन्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई सरफेसेस को, तो यहाँ स्पेस में एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर जो है उसका लेंथ है ये आर। और ये थीटा क्या है? थीटा है ये जेड एक्सिस के साथ में इस पोजीशन वेक्टर का एंगल, ठीक है। इस जेड एक्सिस के साथ में कितने एंगल पे है? वो एंगल है ये थीटा। और अगर इसका एक प्रोजेक्शन हम लें इस एक्स वाई प्लेन का ऊपर में, ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्शन अगर हम लें तो ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में, इसे हम कह रहे हैं फाई, ठीक। तो ये एंगल हो गया फाई, ये हो गया थीटा और ये हो गया आर। तो आर थीटा फाई हमें मिला। ये आर थीटा फाई थ्री डिफरेंट सरफेसेस को दिखलाते हैं। आर, ये आर जो है ये आर रेडियस का एक स्फीयर, ये थीटा है, ये थीटा एंगल किए हुए, ठीक है, हाफ एंगल एक कोन को शो करता है, राइट सर्कुलर कोन को, जिसका हाफ एंगल होगा थीटा। और ये जो फाई एंगल है, अगर हम यहाँ एक्स वाई प्लेन के ऊपर में एक प्लेन को, सेमी इनफाइनाइट प्लेन को एज्यूम करें जो जेड एक्सिस से पास करेगा, तो उसका एंगल एक्जेड प्लेन के साथ में जो होगा वो होगा फाई। तो उन थ्री सरफेसेस को पहले हम ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें विजुअलाइज करने में सुविधा होगा। इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वाई एक्सिस हो गया हमारा और ये एक्स एक्सिस, वाई जेड और ये एक्स, ये ओरिजिन है, ठीक है। वाई को हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेना पड़ेगा, और जेड को भी नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ये हो गया माइनस जेड और ये हो गया माइनस वाई। तो एक स्फीयर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक सर्कल को ड्रॉ करना होगा। इसके लिए हम कॉम्पास को यूज करेंगे। यहाँ पे एक डबल साइडेड टेप मैंने लगा के रखा है, जिससे इस कॉम्पास को इस पर हम सेट कर पाएँ।
तो एक सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसे हम स्फीयर का लुक देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्फीयर लगने लगा है अब, और ये हो गया उसका रेडियस r। तो ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक है, और अब हम एक कोन को ड्रॉ करेंगे। हमारा y एक्सिस, ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, हमारा z एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, और ये हमारा x एक्सिस। y एक्सिस माइनस y, x माइनस z, और ये प्लस z। ठीक है, तो एक राइट सर्कुलर कोन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसका वर्टेक्स या एपेक्स होगा इस ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये हमारा एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका एपेक्स या वर्टेक्स जो है यहाँ ओरिजिन पे है, और इसका एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस ही है, जो इस यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है कोन का उसके सेंटर से ठीक पास कर रहा है। ठीक है, और इसका जो हाफ एंगल है वो है थीटा। ठीक, तो यहाँ जो आर था हमारा, आर रेडियस का स्फीयर, तो इस आर रेडियस से हम क्या ले रहे हैं, एक स्फीयर को ले रहे हैं। यहाँ पे जो हाफ एंगल थीटा है कोन, इसे एक हम राइट सर्कुलर कोन को ले रहे हैं। इसी को अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें, ये जो रेडियस आर है इसका एक रोटेशन हम इस तरह से थीटा को फिक्स रखते हुए जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम रोटेशन दें तो हमें क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगा, राइट सर्कुलर कोन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड सरफेस तैयार हो गया। अब थर्ड, हमारा y एक्सिस, z एक्सिस, और ये x एक्सिस। यहाँ पे हम डॉटेड हम लोगों ने नहीं किया है, z y माइनस y माइनस z, और ये x। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे एक प्लेन को ड्रॉ करेंगे हम। ठीक, z एक्सिस के पैरेलल ये होगा, और यहाँ पे इसके पैरेलल। तो ये एक प्लेन हमें मिला जो z एक्सिस से पास कर रहा है, और xy प्लेन के ऊपर में ये परपेंडिकुलर है, और इसका जो एंगल है x एक्सिस के साथ में या एक z प्लेन के साथ में वो एंगल है फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 कांस्टेंट प्लेन्स मिले। ठीक, ये एक राइट सर्कुलर कोन, ये एक स्फीयर, और एक सेमी इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, इसी से तो हम एक स्फीयर का ऊपर में अगर कोई पॉइंट हमारा है ये P, ठीक है, ये P R थीटा फाई, तो इन 3 प्लेन्स के या सरफेसेस के इंटरसेक्शन से हम किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो R थीटा फाई है,
इनका रेंज हमें जानना पड़ेगा। इनका रेंज क्या होगा, ये जो आर रेडियस है इस स्फीयर का, इसका रेंज क्या होगा। तो एक रेडियस, स्फीयर का रेडियस, उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू उसका है 0, और वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो r जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ये इन्फिनिटी से छोटा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी के बराबर बोलना तो कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि वो तो एक फाइनाइट वैल्यू है नहीं, वो तो इनफाइनाइट वैल्यू है। तो इसलिए हम लिखेंगे इसे r का जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के बराबर या इन्फिनिटी से छोटा होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा राइट सर्कुलर कोन मिला है, जिसका हाफ एंगल थीटा है, इस थीटा का रेंज क्या होगा। ठीक, तो अगर हम इस कोन को इस तरह से, इसके लैटरल साइड्स को हम अगर शिफ्ट करें z एक्सिस के अलोंग, तो क्या होगा, z एक्सिस पे दोनों जाके मर्ज कर जाएंगे। ये साइड भी यहाँ पे मर्ज करेगा, ये साइड भी यहाँ पे जाके मर्ज करेगा। तो कितना एंगल मिलेगा हमें, 0 डिग्री। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, यानी थीटा जो है 0 होगा या उससे बड़ा होगा। तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो थीटा 0 के बराबर है या उससे बड़ा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसे अगर हम इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस साइड को अगर शिफ्ट कराएं, तो ये वाला साइड भी जो है कोन का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये z एक्सिस से चलते हुए माइनस z एक्सिस पे जाके ख़त्म होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाला साइड जो है प्लस z एक्सिस से माइनस z एक्सिस में जाके ख़त्म होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, यानी ये थीटा जो है पाई के या तो बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, वो पाई से तो बड़ा होगा नहीं, तो पाई के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। उसी तरह से अगर हम फाई को देखें, तो ये वाला जो हमारा प्लेन है, इसे अगर हम इस तरह शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो ये XZ प्लेन का ऊपर में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जब मर्ज हो जाएगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 0, यानी ये फाई का वैल्यू 0 हो सकता है मिनिमम, या उससे बड़ा होगा। तो फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसे फुल रोटेशन अगर हम दें तो क्या होगा, 360 डिग्री घूमेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 पाई के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये 0 के बराबर है या उससे बड़ा है, और 2 पाई से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक, तो इसे बराबर भी कह सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं ये बराबर का साइन। ठीक, मतलब क्लोज टू 2 पाई एकदम, 0 से चालू हुआ जाके फिर 360 डिग्री में ख़त्म होने का मतलब क्या, जहाँ से चला था वो वहीं पे जाके ख़त्म हुआ। ठीक, तो उसके वेरी क्लोज तक वो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा r थीटा और फाई का रेंज मिल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है, r थीटा फाई, यहाँ पे जो एक एक कोऑर्डिनेट है या स्पेस वेरिएबल है, ठीक है, ये एक एक स्पेस वेरिएबल हमारा एक एक सरफेस को एक्सप्रेस कर रहा है। जब हम दो स्पेस वेरिएबल को लेंगे, सपोज r और थीटा को, तो ये दो स्पेस वेरिएबल्स, ये तो सरफेसेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो इनका जब इंटरसेक्शन होता है, जो दो स्पेस वेरिएबल्स या दो सरफेसेस के जब इंटरसेक्शन होता है, तो हमें क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। वो कर्व लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। और जब 3 स्पेस वेरिएबल्स लेते हैं हम, तो 3 प्लेन्स हमें मिले, 3 सरफेसेस मिले, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या देगा, हमें एक पॉइंट देगा स्पेस में। तीनों मिलके एक पॉइंट देंगे, तीनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट मिलेगा। और ये ऑर्थोगोनल सरफेस है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे ये ऑर्थोगोनल होता है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे दो सरफेस के बीच में कोई भी दो, किस तरह से हमें क्या क्या मिलता है। फिर हम 3 सरफेसेस को एक साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तब देखेंगे हमें ये पॉइंट कैसे मिल रहा है।
ठीक, हम इसी डायग्राम को यूज़ करेंगे, डायग्राम बनाने में ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। इस स्फीयर के एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम मिटा देते हैं कि हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा नीट लगे, नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, तो ये स्फीयर का हमारा सरफेस है। तो यहाँ पे हम एक कोन को ड्रॉ करते हैं तो पता चलेगा कि एक राइट सर्कुलर कोन के साथ में इसका इंटरसेक्शन होता है तो क्या मिलेगा। ठीक है, ये हाफ एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हुआ जिसका एपेक्स जो है या वर्टेक्स वो इसके ओरिजिन पे है, मतलब ये हमारा जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है और इसका वर्टेक्स सेम पॉइंट पे है। ठीक, और इस तरह से ये निकला हुआ है। तो इसे हम किस तरह से देखेंगे, ये देखिए एक मॉडल मैंने एक बना के रखा है कि आप लोग को इसको ऑब्जर्व करने में सुविधा हो, विजुअलाइज करने में। ये इस तरह से, ये एक स्फीयर है, ठीक है, और ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। ये राइट सर्कुलर कोन, तो ये इसके अंदर चला गया। यहां देखिए, यहां पे जो स्फीयर का जो सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर और इसका जो एपेक्स या वर्टेक्स है जो ये कोन का, वो एक ही पॉइंट पे है। ठीक, स्फीयर का सेंटर और इसका वर्टेक्स, और ये इस तरह से निकला। तो ये जो कोन हमारा है राइट सर्कुलर कोन, इसका सरफेस, इस स्फीयर के सरफेस को देखिए, ये जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है स्फीयर के सरफेस को, ये कोन का सरफेस। तो यहाँ पे क्या बना, इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे क्या बना है, एक सर्कल बना है। ठीक, एक सर्कल, ये देखिए एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा एक सर्कल बनेगा। ये इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे हजारों लाखों लाइन, हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो उन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक हॉरिजेंटल सर्कल मिलेगा। तो स्फीयर के इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे उस सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक हॉरिजेंटल सर्कल मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट सर्कुलर कोन और ये स्फीयर का सरफेस और राइट सर्कुलर कोन का सरफेस इंटरसेक्ट करके एक सर्कल को हमें दे रहे हैं स्फीयर के सरफेस के ऊपर में। तो ये जो सर्कल हमें मिला जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसका रेडियस क्या होगा, ये। ठीक है, इसे हम निकालेंगे। तो ये हमारा O है, इसे हम A मान लेते हैं और इसे हम B मान लेते हैं, इस पॉइंट को। तो यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल, OA को बेस मान लेते हैं, OA, AB उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये AB हो गया। OB को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, AOB, एंगल AOB जो है वो क्या है, थीटा। एंगल AOB क्या है, थीटा। AOB हो गया थीटा। ये कितना है, OB, ये तो रेडियस है R, इस स्फीयर का रेडियस। ठीक है, इतना OB स्फीयर का रेडियस। ठीक है, और हमें ये AB को निकालना है। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा ले लें
साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी। ए बी को निकालना है, ए बी को ए बी रख दिए, ओ बी क्या है, स्मॉल आर है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आर साइन थीटा। तो ये जो हमारा निकला वो हो गया ये आर साइन थीटा। तो जब एक स्फीयर और राइट सर्कुलर कोन जिसका एक्सिस जो है, जिस राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस जेड एक्सिस है और उसका एपेक्स जो है वो ओरिजिन पे है या स्फीयर के सेंटर पे है, ऐसे केसेस में इन दोनों सरफेसेस के इंटरसेक्शन से जो सर्कल हमें मिलेगा उसका रेडियस होगा आर साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है हमारा फाई कांस्टेंट प्लेन और ये थीटा कांस्टेंट प्लेन, इसे हम क्या कहेंगे, थीटा कांस्टेंट सरफेस, ये क्या है, आर कांस्टेंट सरफेस, और ये है हमारा फाई कांस्टेंट प्लेन। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलने वाला है, इस प्लेन को यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन, तो ये जो है प्लेन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ओरिजिन पे कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो कोन, ये राइट सर्कुलर कोन या थीटा कांस्टेंट सरफेस और फाई कांस्टेंट प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिला यहाँ पे। तो ये कैसे हो रहा है इंटरसेक्शन, ये देखिए, इसे एक मॉडल से दिखला रहे हैं। ये हमारा जो कोन था, ठीक, और ये हमारा एक प्लेन है, ये फाई कांस्टेंट प्लेन। तो ये जब इसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए इस जगह पे वो इंटरसेक्शन हुआ है, इस कोन का और इस प्लेन का जो इंटरसेक्शन हुआ है इस जगह पे हुआ है। तो एक लाइन मिल रहा है हमें, ये तो साफ दिख रहा है, ठीक, दोनों साइड से देखिए एक लाइन मिल रहा है, ये वही लाइन है। इसका भी एंगल क्या होगा, वो थीटा ही होगा। ठीक, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो तो सरफेस के ऊपर में हो रहा है, ये जो सरफेस है हमारा कोन इस सरफेस के ऊपर में हो रहा है और इस सरफेस के ऊपर में हो रहा है वो इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे कोई भी लाइन कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट करे इस कोन को किसी भी जगह पे, वो तो इस सरफेस का ऊपर में ही वो लाइन मिलेगा हमें, इंटरसेक्शन जो लाइन है वो इस सरफेस का ऊपर ही मिलेगा। उसका जो एंगल है वो जेड एक्सिस के साथ में क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक, ऐसे। तो ये जेड एक्सिस के साथ में इस सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करें उसका एंगल क्या होगा, सेम होगा, फिक्स्ड होगा। अगर वो थीटा है तो थीटा होगा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे एक स्फीयर के साथ में इस प्लेन का इंटरसेक्शन होगा तो क्या होता है। तो यहाँ पे एक स्फीयर को ड्रॉ करते हैं। एक छोटा स्फीयर लेते हैं, ये डबल साइडेड टेप जो है ये काम नहीं कर रहा है ठीक से। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर हम बनाएंगे
और इस प्लेन को हम थोड़ा बड़ा करेंगे। इसके पैरेलल ठीक यहाँ पे एक लाइन होगा। तो ये एंगल जो था हमारा वो था फाई। ठीक, तो ये जो हमारा जो प्लेन है सेमी इनफाइनाइट प्लेन, ये इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा, जहां वहां पे ऐसा एक सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल कैसे बनेगा इसे देखते हैं। ये हमारा स्फीयर है, ठीक, और ये हमारा वो प्लेन है। ये प्लेन इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है। ये ब्लैक कलर से मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है। एक सेमी सर्कल बन रहा है। ये हमारा जो है जेड एक्सिस है। ये प्लेन जो है जेड एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, ये प्लेन जेड एक्सिस से पास कर रहा है और इस स्फीयर को के सरफेस को, इस स्फीयर के सरफेस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है देखिए एक सेमी सर्कल बन रहा है। इस जेड एक्सिस को हटा लेते हैं और इस पीस को हटा लेते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए ये अंदर जेड एक्सिस जहाँ पे था वहाँ पे ये चला गया है और इस तरह का ये देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो जब हमारा ये सेमी सर्कल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है इस लाइन पे, तो ये पीछे का पोर्शन हमें दिखना बंद हो जाएगा। इसे हम मिटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक हमें सेमी सर्कल मिलता है जब हमारा ये सेमी इनफाइनाइट प्लेन जो या फाई कांस्टेंट प्लेन जो हमारे आर कांस्टेंट सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा, तो इस तरह से एक सेमी सर्कल मिलेगा। अब हम इन तीनों सरफेसेस के इंटरसेक्शन को देखेंगे इस डायग्राम में। तो एक्स्ट्रा पोर्शंस को हम मिटा देते हैं, यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है हमें, और इस सेमी इनफाइनाइट प्लेन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ जेड एक्सिस को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। और ये स्फीयर के सरफेस को थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। इस डबल साइडेड टेप को यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये और ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक, जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किए हम लोगों ने, इसके पैरेलल यहाँ पे और एक ओरिजिन से लेंगे ठीक इसी के पैरेलल कि फाई एंगल को हम दिखला पाए। तो ये जो है ये एक्जेक्ट प्लेन के साथ में फाई एंगल किए हुए हैं।
ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा सेमी इनफाइनाइट प्लेन यहाँ पे जो था फाई कांस्टेंट प्लेन, वो इस कोन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, एक जो है आर साइन थीटा रेडियस का एक सर्कल है ये, और एक ये ब्लैक कलर से जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया वो इस कोन को इस एंगल पे काट रहा है। ठीक है, ये भी थीटा एंगल है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो इन थ्री सरफेसेस में से दो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिले, और वो दो लाइन ऑफ दो जो लाइन मिले थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो दोनों ईच अदर को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही है हमारा वो डिजायर्ड पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा, फाई। तो हमें इन थ्री सरफेसेस से दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिले, एक तो कर्व था, सर्कल था आर साइन थीटा रेडियस का, और एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन था। तो इन दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन से हमें एक पॉइंट मिला। ठीक, यानी इस पॉइंट पे ये तीनों जो सरफेस हैं ईच अदर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कोई दूसरा पॉइंट लें यहाँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये स्फीयर और ये जो कोन राइट सर्कुलर कोन, ये दोनों ईच अदर को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्लेन नहीं है, प्लेन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले, ये इस पॉइंट पे ये जो हमारा सेमी इनफाइनाइट प्लेन है या फाई कांस्टेंट प्लेन है, वो राइट सर्कुलर कोन के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे स्फीयर नहीं है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, इस पॉइंट पे तीनों सरफेस ईच अदर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तीनों सरफेस हैं, देखिए ये स्फीयर का भी पार्ट है, ये पॉइंट, ये राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पे भी है, और ये इस फाई कांस्टेंट प्लेन के ऊपर में भी है। ठीक है, तो उसी से हम इसे दिखला रहे हैं आर, थीटा और फाई। तो इस चीज को हम अपने मॉडल से देखते हैं। हमारे पास जो मॉडल है, ये देखिए, ये कोन स्फीयर के अंदर चला गया, हमें ये सर्कल मिला, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का एक सर्कल। अब इस प्लेन को हम लोगों ने लिया, ये प्लेन इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो देखिए, वो ये है, ये कोन का, और ये फाई कांस्टेंट प्लेन और थीटा कांस्टेंट प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो ये है। और इसे अगर हम हटा दें तो ये देखिए, वो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। और ये सर्कल का जो हाफ सर्कल जो था, यहाँ से ये जो जा रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे जाते हुए ठीक इस पॉइंट पे जहाँ पे वो सर्कल बन रहा था, ये इन जहाँ पे ये हमारा राइट सर्कुलर कोन और ये स्फीयर, एक इन दोनों के सरफेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करके एक सर्कल बना रहे थे आर से साइन थीटा रेडियस का, वहाँ पे जाके ये हाफ सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ये एक लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा है। ठीक, और ये जो हाफ सर्कल और ये जो सर्कल हमें मिला इंटरसेक्शन से इन दो सरफेसेस के, वो दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो इसे हम इस तरह से लगा दे रहे हैं, तो ये हमें इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, इस जगह पे है पॉइंट। तो हमारा जो डिजायर्ड पॉइंट था वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन को देखना है। तो सबसे पहले जो हम ये हमारा सर इस तरह से जा रहा था स्फीयर, ऐसे,
यहाँ से जो ये हाफ सर्कल बन रहा था उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लगेगा। तो ये पॉइंट P जो है, ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई वेक्टर काम कर रहा है तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उस वेक्टर को हम दिखलाएंगे इस तरह से। इसे हम मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अभी। तो इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा, फाई, यहाँ पे अगर कोई वेक्टर काम कर रहा है इस पॉइंट पे, तो उस वेक्टर को हम कैसे दिखलाएंगे, P वेक्टर इक्वल टू, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक r, थीटा और फाई, 3 कंपोनेंट्स। तो पी आर एक कंपोनेंट होगा जो आई आर डायरेक्शन में काम करेगा, प्लस पी थीटा एक कंपोनेंट होगा जो आई थीटा डायरेक्शन में काम करेगा, और एक कंपोनेंट होगा पी फाई जो आई फाई डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो हमें 3 कंपोनेंट्स मिले इस वेक्टर के, पी आर, पी थीटा और पी फाई, जो कि आई आर, आई थीटा और आई फाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं हमें आई आर का डायरेक्शन क्या होगा। आई आर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। ये देखिए ओरिजिन से हमारा ये जो लाइन जा रहा है इस पॉइंट से, पी पॉइंट से जो पास कर रहा है, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स होगा, यानी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये जो होगा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये होगा आई आर का डायरेक्शन, आई आर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द, इसे हम क्या करते थे, आर कांस्टेंट सरफेस, ठीक है। आर कांस्टेंट सरफेस के ऊपर में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखते हैं हमारा आई थीटा, आई थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन के ऊपर में नॉर्मल होगा और टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर में टेंजेंट होगा। ये हो गया हमारा आई थीटा। अब है ये टेंजेंट इस डायरेक्शन में जब है, ये उस डायरेक्शन में भी टेंजेंट हो सकता है स्फीयर के सरफेस के ऊपर में, ठीक। राइट सर्कुलर कोन के ऊपर में ये नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है ये। तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे, कौन सा ठीक होगा, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, ये थीटा जो है उसके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इसे हम लेंगे। तो आई थीटा का जो डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर टू थीटा कांस्टेंट सरफेस, ठीक है, टेंजेंट टू आर कांस्टेंट सरफेस, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में। अब आता है हमारा आई फाई, आई फाई का डायरेक्शन क्या होगा, आई फाई जो है वो नॉर्मल होगा, ये फाई कांस्टेंट प्लेन का ऊपर में नॉर्मल होगा, ठीक है। और जो हमारा थीटा कांस्टेंट सरफेस है और आर कांस्टेंट सरफेस के ऊपर में टेंजेंट होगा, इन दोनों सरफेसेस के ऊपर में वो टेंजेंट होगा, थीटा कांस्टेंट सरफेस और आर कांस्टेंट सरफेस, इन दोनों के ऊपर में वो टेंजेंट होगा, और नॉर्मल होगा ये इस प्लेन के ऊपर में, फाई कांस्टेंट प्लेन के ऊपर में नॉर्मल होगा। तो ड्रॉ करते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, आई फाई,
ठीक है। तो ये आई फाई का डायरेक्शन हुआ। तो आई फाई क्या है? परपेंडिकुलर टू किस पे? फाई कांस्टेंट प्लेन, टेंजेंट टू थीटा कांस्टेंट सरफेस, ये जो राइट सर्कुलर कोन इसे हम थीटा कांस्टेंट सरफेस बोल रहे हैं, और टेंजेंट टू आर कांस्टेंट सरफेस, आर कांस्टेंट सरफेस स्फीयर को बोल रहे हैं, उस पर भी टेंजेंट होगा। और टेंजेंट जब हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट हो सकता है। फाई कांस्टेंट प्लेन के ऊपर में नॉर्मल इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो कौन सा डायरेक्शन होगा? तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, ये फाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फाई पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई। तो हमारा जो तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, उनका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें मिल गया। तो हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखा कि किसी पॉइंट को हम स्पेस में जब एक्सप्रेस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसे हम 3 सरफेसेस के इंटरसेक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। 3 सरफेसेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस में वो पॉइंट होता है, ठीक है। जब 2 सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसे हम लोगों ने देखा। तीनों सरफेस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, उसे हम लोगों ने देखा। उस पॉइंट पे अगर कोई वेक्टर काम कर रहा है तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये भी देखा, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे और उनका डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन को कैसे हम निकालेंगे ये भी हमने देखा। और ये जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग हर बार निकालते आए हैं, पी वेक्टर का मॉड ले लेंगे, ये रूट ओवर इन कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम, तो पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर प्लस पी फाई का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मॉड पी वेक्टर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को और डिटेल में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।